नमस्कार मित्रों। मैं हिमांशु बड़ोनी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से आप सब सम्मुख एक लाइव एकल काव्य पाठ्य एवं व्याख्यान सत्र हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने विचार काव्य और व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम मैं साहित्यिक संस्था जो हमारी है, श्री राम साहित्यिक सेवा समिति अयोध्या उत्तर प्रदेश से संचालित होती है, उनकी संचालिका बहन दिव्यांजलि वर्मा जी एवं इसके संरक्षक संवर्धक प्रमुख प्रमुख एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री संजय कुमार राय जी को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके भगीरथ तप के कारण ही हम जैसे नवोदित कवियों को, नवोदित कलाकारों को, नवोदित लेखकों को, साहित्यकारों को एक प्रबल मंच मिल पा रहा है, जिससे हमारी प्रतिभा देश विदेश तक आसानी से पहुंच रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक प्रबल मंच आपने दिया है। इस सब के लिए मैं पुनः मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज जैसा मुझे महसूस हुआ, जैसा मैंने महसूस किया, उसी विषय को मैंने आज अपनी कविता का जो शीर्षक है वो देने का प्रयास किया है। और शीर्षक बहुत ही मार्मिक, प्रासंगिक एवं मर्मस्पर्शी है। आप उससे जुड़ पाएंगे, आप उससे जुड़ेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी आशा है। तो जो शीर्षक मैंने दिव्यांजलि वर्मा जी से कहा देने के लिए, वो है कन्या भ्रूण हत्या, जिसे हम इंग्लिश में फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। तो युग चाहे आप देखेंगे, इस पे थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा इस समस्या पे कि समस्या है क्या, कहाँ से आती है और कौन कौन कारक हैं जो इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं या कम नहीं होने दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप जो महिलाओं की जो स्थिति है, नारियों की जो सहभागिता है, उनकी जो सहभागिता या उनकी जो स्थिति हम देखते हैं, हर क्षेत्र में उन्हें पीछे रखा जाता है या पीछे रखने का प्रयास सरकारें या वो पुरुष प्रधान समाज निरंतर कई वर्षों से करता आ रहा है। तो उसी कड़ी में एक ये जो हम कह लीजिए सामाजिक कुरीति, जिसे हम कहते हैं सोशल इविल, वो कहीं ना कहीं जो कन्या भ्रूण हत्या, वो एक सोशल इविल के तौर पे आज भी समाज के बीच, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे आधुनिक शहरी समाज हो, दोनों में कहीं ना कहीं उसके पैर पसर चुके हैं और उसकी पूरी पैठ, उसका जो पूरा साम्राज्य स्थापित हो चुका है। इसके ऊपर मैंने अपने विचार व्यक्त करने का आज प्रयास किया है। आप सबके सम्मुख में अपनी कविता कुछ ही समय के बाद रखूंगा। उसका शीर्षक जो मैंने चुना है, जो मुझे लगा कि जो ऐसी सामाजिक कुरीति को बढ़ावा देते हैं, ऐसी सामाजिक कुरीति में संलिप्त रहते हैं, ऐसी सामाजिक कुरीति करने का सोचने वाला भी मेरी नजर में एक पापी है, तो मैंने इस शीर्षक को पापियों के हाथ शीर्षक अपनी कविता का, आज जो मैं काव्य पाठ करूंगा उसके ऊपर मैंने जो शीर्षक कविता का दिया है वो है पापियों के हाथ। अब काव्य पाठ में चलने से पहले, काव्य पाठ करने से पहले मैं आप सबसे पुनः ये अपील करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आप सभी मुझे, जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी कविताएं पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी मुझे एक विषय अपने मतानुसार या आपके जो इच्छा अनुसार कह लीजिए, आपके मन में जो भी विषय कहीं छिपा है, कहीं अभिव्यक्त नहीं हो पाया है, या कहीं आप चाहते हैं कि उस पर कोई एक कविता लिखी जाए, कही जाए, पढ़ी जाए, सुनाई जाए, तो मैं उन सभी विषयों का, उन सभी विचारों का हार्दिक स्वागत इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप काव्य पाठ समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद तो दे ही दे, उसके अलावा आप एक विषय भी वहां अवश्य छोड़कर जाएं, जिस पर मैं आगे आने वाले सत्र जितने होंगे हमारे, उनमें काव्य पाठ कर सकूं। अब चलते हैं कविता की ओर। तो कविता पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं भूमिका भूमिका वैसे मैंने जो सारगर्भित भूमिका है वो मैंने बांध ही ली है। थोड़ी सी मैं इसकी विस्तृत भूमिका आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, वो समाज के परिदृश्य के अनुसार, सामाजिक जो संबंध हैं उनके अनुसार, या समाज में जितने भी प्रभावी कारक हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, सामाजिक वृद्धि को, समाज की सोच को, समाज के दृष्टिकोण को जो प्रभावित करते हैं, उन सबके ही इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी सामाजिक कुरीति किसी बाहरी ग्रह से या किसी बाहरी देश विदेश से हमारे अंदर नहीं आती। सामाजिक कुरीति समाज से ही उत्पन्न होती है, समाज ही उसको आगे कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, संरक्षण करता है, उसका उसकी ढाल बन के खड़ा रहता है, और उसके खिलाफ या उसके विपरीत जो कार्य होने होते हैं, जो उसे सही करने का प्रयास मात्र होते हैं, उन सबका कहीं ना कहीं विरोध करता है। तो ऐसे ही सामाजिक कुरीतियों में जो तो प्रमुख मैं मानता हूं वो है कन्या भ्रूण हत्या, या जिसे आप कह लीजिए
लिंग निर्धारण करना, भ्रूण का लिंग निर्धारण आप इसको कह सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा लिंग निर्धारण भ्रूण का। तो आज जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है वो काफी दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। तो उसी विकास की जो गति है उसमें कहीं ना कहीं जो मशीनें हैं, जो तंत्र उपकरण हैं, जो यंत्र हमें उपलब्ध कराए गए हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी अन्य क्षेत्र हो, सब में जितने भी यंत्र उपकरण हैं उनका कहीं ना कहीं जो दखल अंदाजी है, जो उनका हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसी हस्तक्षेप का एक जो कह लीजिए काला सच या काला चेहरा जो है वो यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या है, जिससे हम कहते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का हम पहले ही पूर्वानुमान करके ही उसका लिंग निर्धारण कर लेते हैं कि वह लड़का है या लड़की है। और यदि लड़का है तब तो हम उसे पूरा जो उसका 9 माह का जो कार्य, जो उसका 9 माह का जो उसका काल है उसे पूरा करने देते हैं, उसके बाद को जन्म लेने देते हैं। लेकिन यदि कहीं ना कहीं वह लड़की निकल के आती है, भ्रूण कन्या निकल कर आता है, तो हम उस भ्रूण की कहीं ना कहीं उस भ्रूण को नष्ट करने का या उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक कुरीति का रूप ले लेता है और कहीं ना कहीं हमारी जो बीमार या ग्रसित मानसिकता है उसकी ओर इशारा करता है। यह समस्या पहले जमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखी जाती थी, क्योंकि वहां पढ़ी लिखी जनता नहीं है, वहां इतना अधिक चिकित्सा एवं नागरिक कल्याण या कह लीजिए समाज कल्याण का उतना अच्छा प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन आज के युग में भी जहां सोशल मीडिया आपके गांव गांव तक पहुंच चुका है, टावर हर गांव में, बिजली पानी हर गांव में पहुंच चुका है, सड़कें हर गांव में जा चुकी हैं, मोबाइल के टावर हर गांव में लग चुके हैं, गांव के परिधि में लग चुके हैं, और तो और मनुष्य जमीन से छोड़कर आसमान चांद सितारों तक पहुंच रहा है, और कुछ समय बाद हम जो सूर्य है उसे भी अपने वश में कह लीजिए आप वश में कर लेंगे। इतनी इतना समग्र विकास, इतना समग्र जो हमारा प्रगति है, उसे उसी का जो विपरीत चेहरा है या उसी का जो नकारात्मक पहलू है वो कहीं ना कहीं हमारा जो कुरीतियां हैं उनको बढ़ावा देना भी है। हमारे पास आज इतना समय ही नहीं है कि हम सामाजिक कुरीति के बारे में सोचें, समाज में कुरीति कैसे बढ़ रही हैं, कहाँ कहाँ उनका प्रभाव देखा जा रहा है, उसका विश्लेषण करें, उसका समाधान करने का प्रयास करें। इतना समय हम लोगों के पास बचा ही नहीं है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोग कहते हैं कि मैं साहित्य सुनूं, संगीत सुनूं, इन सबके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। हम तो कामकाजी, हम जो वर्किंग स्पॉट वाले लोग हैं, हम तो काम दिन 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 भर हम अपनी साइट पे या अपने कार्यों पे ही लिप्त रहते हैं, तो हमारे पास इतना समय बचता ही नहीं है कि हम साहित्य, संगीत और समाज की जो धारा है उसमें जुड़ सकें, उसके बारे में सोच सकें। तो ऐसा इसमें आप अपने मन में ऐसा फितूर या ऐसा गुमान बिल्कुल ना पालिए कि यदि आप समाज के लिए नहीं सोचेंगे तो समाज की कुरीतियां आप पर प्रभाव नहीं डालेंगी। कहीं ना कहीं आप भी समाज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाज की कुरीति होगी उसकी आंच या उसकी कह लीजिए लौ का जो प्रकाश है वो आप तक भी एक दिन अवश्य पहुंचेगा, और आप भी उसके कहीं ना कहीं उसके शिकार अवश्य होंगे। इसलिए आप सबको समाज के अंग बनकर, समाज का एक अभिन्न अंग बनकर रहना है। यही समाज में आपको अपनी पहचान भी बनानी है, तो समाज को आपको सुधारने का कार्य भी करना है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस कविता पाठ करने से पहले कि आप जो भी अपने क्षेत्र में जो भी आपकी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन पे चाहते हैं कि यदि मैं कविताएं लिखूं, तो आप वो विषय भी मुझे अपने आज से प्रदान कर सकते हैं। आज से आपकी स्वेच्छा पे मैं निर्भर करता हूँ कि जो भी विषय आप मुझे देंगे, चाहे वो सामाजिक कुरीति हो, सामाजिक सरोकार हो, या कोई व्यक्तिगत वस्तु स्वरूप हो, मैं सब पे कविताएं लिखने का प्रयास करूंगा, कविताएं लिखूंगा और आप सबके सम्मुख ऐसे ही पुनः आऊंगा। तो कविता में चलने से पहले मैं शीर्षक पुनः आपके सम्मुख रख लेता हूँ कि पापियों के हाथ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको दिखता रहेगा कि कौन कौन पापी या कौन कौन अधर्मी इस जो सामाजिक जो कुरीति है उसमें भागीदार बनते हैं, कैसे कैसे उनका कैसे कैसे उनकी भूमिका रहती है, और कैसे कैसे हम इस कुरीति में संलिप्त होते जाते हैं, और आज भी कुरीति क्यों विद्यमान है समाज में, ये भी प्रश्न मैंने इस कविता के माध्यम से पूछने का प्रयास किया है। तो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है पापियों के हाथ। ज्यों एक शिशु ने भ्रूण बनकर ज्यों एक शिशु ने भ्रूण बनकर एक जननी के गर्भ में प्रवेश किया, चिकित्सा और जांच के नाम पर चिकित्सा और जांच के नाम पर परिवार ने हर दिन क्लेश किया। डॉक्टर भी पेशे से गद्दारी करते
डॉक्टर भी पेशे से गद्दारी करते, गर्भ के हर भ्रूण का लिंग भांपते हैं। कन्या भ्रूण हत्या करते समय कन्या भ्रूण हत्या करते समय पापियों के हाथ तक नहीं कांपते हैं। तुमने भी बहुत कोशिशें करी तुमने भी बहुत कोशिशें करी, किंतु नियति कुछ और चाहती थी। हुआ कन्या जन्म ऐसे घर में हुआ कन्या जन्म ऐसे घर में जहां वधुएं केवल बेटा मांगती थी। ये समाज, ये व्यक्ति जो कन्या भ्रूण में लिप्त होते हैं, माँ बाप, उनके लिए मेरा संदेश है कि तुमने भी बहुत कोशिशें करी, किंतु नियति कुछ और ही चाहती थी। हुआ कन्या जन्म ऐसे घर में जहां जहां वधु केवल बेटा चाहती थी। खाके बदले व ढांचे बदले खाके बदले व ढांचे बदले, हम फिर भी लड़के का नाम जापते हैं। कन्या भ्रूण हत्या करते समय पापियों के हाथ तक नहीं कांपते हैं। समाज को नया रूप मिल गया। अब आता हूं मैं समाज की ओर और हमारा जो उद्भव, जो विकास हमारा हुआ है, उसकी गति की ओर, कि समाज को नया रूप मिल गया, रिश्ते को नया स्वरूप मिल गया। समाज को नया रूप मिल गया, रिश्तों को नया स्वरूप मिल गया, लड़का लड़की में भेद ना मिटा। ये सबसे बड़ी समस्या है कि लड़का लड़की में भेद ना मिटा, जांचने का तरीका भी खूब मिल गया। कन्या होने पर ये ढोंगी लोग कन्या होने पर ये ढोंगी लोग भावी दहेज की उथल पुथल नापते हैं। कन्या भ्रूण हत्या करते समय पापियों के हाथ तक नहीं कांपते हैं। जो कन्या को मारा जाएगा, अब ये भविष्य की ओर इंगित कर रहा हूं, जो भविष्य में समस्या आ रही है, जो लिंगानुपात बिगड़ रहा है देश का, प्रदेश का, उसकी ओर कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे चोट करने का प्रयास किया है कि जो कन्या को मारा जाएगा तो समाज की तस्वीर पूरी कैसे होगी। जो कन्या को मारा जाएगा तो समाज की तस्वीर पूरी कैसे होगी। जिस घर में लक्ष्मी जन्म लेगी वहां की तकदीर अधूरी कैसे होगी। फिर क्यों संतान की चाह में लोग फिर क्यों संतान की चाह में लोग आंसुओं की बूंदों को भी नापते हैं। कन्या भ्रूण हत्या करते समय कन्या भ्रूण हत्या करते समय पापियों के हाथ तक नहीं कांपते हैं। और अंतिम चार पंक्तियां उन सभी देश की बेटियों को जिन्होंने देश का माथा जो है वो गर्व से ऊंचा किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उसमें चार चांद लगाए, उन सभी बेटियों को अंतिम चार पंक्तियों से मैं उनका अभिवादन करना चाहूंगा। उनके जो साहस है उसको मैं सलाम करना चाहूंगा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आज की बेटियां हर क्षेत्र में इस देश का परचम लहरा रही हैं। थल जल थल वायु जल थल वायु पर्वतों तक राष्ट्रीय ध्वज को शान से फहरा रही हैं। पुनः सुनिएगा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आज की बेटियां हर क्षेत्र में इस देश का परचम लहरा रही हैं। जल थल वायु व पर्वतों पे जल थल वायु व पर्वतों पे देश का तिरंगा फहरा रही हैं। कोई भी तथ्य मनगढ़ंत नहीं है कोई भी तथ्य मनगढ़ंत नहीं है, इसे तो संपादक भी खबरों में छापते हैं। कन्या भ्रूण हत्या करते समय इन पापियों के हाथ तक नहीं कांपते हैं इन पापियों के हाथ तक नहीं कांपते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी कविता को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुना। इन सभी बातों के लिए, इन सभी राय जो मैं रखता हूँ आप सबके सम्मुख, आप सबकी जो प्यार मुझे कमेंट के माध्यम से मिलता है, जो शुभकामनाएं, जो आशीर्वाद मुझे कमेंट के माध्यम से मिलता है, वो सराहनीय है। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि मेरी कविताएं मेरे प्रदेशवासियों के, मेरे जिस जिले में मैं रहता हूँ उन जिले वासियों के लिए भी बहुत अच्छी एक, कह लीजिए आप, शुरुआत मैंने रखती है कि आपको भी यदि साहित्य में रुचि है तो आप भी अवश्य ऑनलाइन जितने भी हमारे सामूहिक, जितने भी साहित्यिक समूह जुड़े हैं, पटल हैं, संकलन जितने भी आते हैं, उन सबका हिस्सा अवश्य बनिए और अपनी कृतियों को एक नया आयाम दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी कविताएं केवल डायरी में या कॉपी में ही लिखी हुई रह जाएं, या कहीं प्रकाशित ना हो, या फिर ऐसे ही कहीं
नष्ट हो जाएं। तो आपकी जो कविताएं हैं उनको नया आयाम मिले, आपकी कविताओं को पहचान मिले, आपको देश विदेश के लोग जाने कि आप भी कविताएं लिखते हैं, आप इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं अपनी कविताएं साहित्य से। तो ऐसी जो अच्छा जो कार्य जो भगीरथ तप मैं कहना चाहूंगा पुनः जो किया है, वो श्री राम साहित्यिक सेवा समिति अयोध्या उत्तर प्रदेश ने बखूबी उसका निर्वहन किया है। और उसके निर्वहन करने के लिए दो शख्सियत जो मैं हर बार जिनका अभिवादन करता हूँ, एक तो प्रथम है हमारी संस्थापिका जी, संचालिका जी दिव्यांजलि वर्मा जी, और द्वितीय है हमारे संरक्षक एवं संवर्धक श्री संजय कुमार राय जी। उन दोनों को मैं, विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ फिर से कि आप सभी ने हम जैसे नवोदित कवियों को, नवोदित कलमकारों को एक मंच दिया, जिनसे हम अपनी बातें एक बहुत ही अच्छी जनता, जो सुधी जनता, जिनको मैं कहता हूँ सुधी श्रोता मेरे जो होते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं एक कवि के मन की पीड़ा को, उनके शब्दों को परखते हैं, समझते हैं, उसे कहीं ना कहीं आपने एक धारा देने का या प्रवाह जो उसे कहते हैं कि निरंतर प्रवाह वो होती रहे, भाव कहीं भी रुके नहीं, कटे नहीं, हटे नहीं। तो उसका जो आपने भगीरथ तप किया है, इसके लिए मैं मंच का बारंबार प्रणाम करूंगा, बारंबार उनके जो संरक्षक और संवर्धक संचालिका जी हैं उन सबका अभिवादन करूंगा कि आपने पुनः हमें ऐसा अच्छा मंच दिया जिससे हम अपने विचारों को फेसबुक और जितने भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से जनता तक पहुंचा सके। इसके अलावा जितने दर्शक मुझे अभी तक, जितने मेरे काव्य पाठ हुए, जिन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, समझा, मुझे अपना प्रेम, आशीर्वाद और इसने लाइक्स, कमेंट और शेयर के माध्यम से दिया, उन सभी दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने, आपके जो ये ऊर्जावर्धक, जो उत्साहवर्धक जो शब्द होते हैं, जो आपके ये टिप्पणियां होती हैं, इन्हीं के माध्यम से ये कवि का हौसला बढ़ता है और कवि निरंतर अपनी कलम चलाता है और आप सबके सम्मुख एक अच्छे से अच्छा जो कविता है या काव्य जो उसके उसके पास एक काव्य कला है, उसे निखारने का या प्रदर्शित करने का आप समय मौका देता है, मौका मिलता है उसे। तो इस सब के लिए आप भी उतने ही ज्यादा, उतने ही अधिक जो कह लीजिए कि शुभकामना के या फिर बधाइयों के पात्र हैं, जितना कि ये मंच है। और मंच की शुचिता को बढ़ाए रखने के लिए भी मैं जितने भी रचनाकार अन्य मेरे अलावा जो काव्य पाठ करते हैं, उन सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने ही अपने काव्य पाठ, अपनी अद्भुत काव्य कला से इस मंच को सुशोभित किया है। और जाने से पहले मैं 2 मिनट आपके फिर से वही चाहूंगा कमेंट में कि एक निवेदन है, एक अपील है, एक आग्रह है, गुजारिश है कि जितने भी मेरे दर्शक जो मेरे जिले के हैं, मेरे राज्य के हैं, मेरे भारत देश के हैं, वो सभी जो मुझे कविता देखते हैं या जो मंच से जुड़े हुए अन्य रचनाकार हैं, श्रोतागण हैं, वो सब जो उनके मन में कोई भी यदि विषय आता है, प्रासंगिक हो सकता है या फिर कोई ऐतिहासिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आप कोई भी विषय हो, आप मुझे बेझिझक उसका उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आप इस पर एक कविता लिखिए। मैं अवश्य उसको कलमबद्ध करने का प्रयास करूंगा और उसे यदि मैंने कलमबद्ध कर लिया होगा उससे जुड़े हुए किसी पहलू को, तो मैं वो आपके साथ जो दो दो बार दो समय मुझे दिए गए हैं मंच द्वारा, एक दोपहर 12 बजे और एक सायकाल 4 बजे, वो दोनों में से मैं आपके काव्य पाठ या जो आपने विषय मुझे दिया है उन पर काव्य पाठ अवश्य करूंगा और आपकी जो मनोकामना है उसे भी मैं पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं जो भी मुझे विषय देंगे, उन सभी विषय प्रदाता जो मुझे देंगे, उन सबके लिए मैं कहीं ना कहीं उनका नाम भी लूंगा यहाँ से, उनका संक्षिप्त विवरण भी यहाँ से दूंगा कि किन किन ने मुझे वो विषय, किन महानुभाव या किन श्रोतागणों ने मुझे वो विषय दिया है, उनके बारे में, उनके यदि मैं उनको जानता हूँ तो उनके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान भी करूंगा, यदि नहीं जानता हूँ तो केवल उनका नाम, शहर का नाम और जिले का नाम और राज्य का नाम लेके का काव्य पाठ अपना प्रारंभ कर दूंगा। तो मैं विशेष आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप एक जो भी विषय आपके मन में है, स्वैच्छिक आपके मन में जो भी विषय आ रहा है, हाँ ये है कि कोई वो विषय किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति या फिर धर्म के विशेष आघात ना करता हो, बल्कि आप कोई व्यक्तिगत पे भी चाहे तो मैं उस पे भी विषय, उसके जो पहलू है उनको भी आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करके भव्य एक अच्छा सा काव्य पाठ आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई विषय किसी व्यक्तिगत टिप्पणी से ना भरा हो या उसमें किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म के ऊपर आक्षेप ना हो रहा हो। बाकी तो आप काव्य पाठ मुझसे सुन सकते हैं, मैं आपका नाम भी और आपका विषय भी यहाँ से दोहराऊंगा और उस पे आपको आपकी इच्छा अनुसार काव्य पाठ करके दिखाऊंगा। तो आशा है कि आपको मेरा ये काव्य पाठ जो भ्रूण हत्या पे आधारित था, कन्या भ्रूण हत्या पे, वो काव्य पाठ आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस काव्य पाठ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जितने अधिक लोगों को आप जानते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपके नगर का है, राज्य का है, देश का है, सबको सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, ये लाइव काव्य पाठ पहुंचाएं, जिससे उन तक भी ये
जो संदेश मेरा है कि कन्या भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या का जो कारक है उसे पकड़ के वहीं पे नष्ट करना चाहिए, या फिर जो जो कारक उस पे प्रभावी है, हावी है अभी तक, उन सबकी जांच होनी चाहिए। न्यायिक न्यायिक जांच हो चाहे कानूनी जांच हो, कुछ भी हो, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये संदेश, आप मेरा संदेश क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक राज्यों तक पहुंचेगा, वहां की जनता, वहां की सरकार तक पहुंचेगा, और वो कहीं ना कहीं इस पर सोचेंगे, मंथन करेंगे कि कैसे इसका निवारण किया जाए और कैसे इस समस्या से निजात पाया जाए। तो ऐसे ही मैं आप सबके सम्मुख आज शाम को 4 बजे जो दूसरा मेरा काव्य पाठ है उसका शीर्षक मैं आपके सामने रख लेता हूँ। उसका शीर्षक मैंने रखा है मोबाइल। तो आप सभी अपने मोबाइल के साथ, अपने जो आपके हैंडसेट जिसे आप कहते हैं, मोबाइल लेकर बैठिएगा, देखिएगा और समझिएगा कि मोबाइल हमारे जीवन में क्या भूमिका अपना रहा है, भूमिका अदा कर रहा है, और क्या हम चाहते हैं कि मोबाइल के अंदर होना चाहिए, और मोबाइल हमसे क्या क्या छीन के ले जा रहा है। वो सब मैंने उस कविता में समाहित करने का प्रयास किया है। तो जो मेरी शाम का जो आज काव्य पाठ है 4 बजे का, उसका शीर्षक है मोबाइल। तो उसके साथ भी आप अवश्य जुड़ेंगे, उसे भी आप अपना आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह देंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और इन्हीं सब आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।